हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन डीएवी कॉलेज फरीदाबाद। और आइए स्टैटिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन का सेकंड मॉड्यूल पढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। पुराने वक्तों में हमने सांख्यिकी को एज अ साइंस ऑफ किंग्स कहा, और आज इस मॉडर्न युग में सांख्यिकी अर्थमेटिक ऑफ ह्यूमन वेलफेयर के नाम से जानी जाती है। और जब हम बात करते हैं सांख्यिकी की यूजफुलनेस की, इसकी इंपॉर्टेंस की, उपयोगिता की, तो हमें ये समझना होगा कि स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ में है। कोई भी क्षेत्र हो, ट्रेड का हो, कॉमर्स का हो, फिजिक्स का हो, सोशियोलॉजी का हो, स्टैटिस्टिक्स ने एक इम्पॉर्टेंट प्लेस हर जगह पे ली हुई है। और स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस को हम प्रॉक्सटन एंड काउडन के द्वारा इस परिभाषा से समझ सकते हैं: Today, there is hardly a phase of human activity which does not find statistical devices at least occasionally useful. ये बहुत अच्छी परिभाषा है प्रॉक्सटन काउडन की, आप कोट कर सकते हैं। और आइए अब धीरे धीरे एक एक पॉइंट के ऊपर हम नजर डालते हैं कि सांख्यिकी की उपयोगिता डिफरेंट स्फीयर्स में हम किस प्रकार समझ सकते हैं। इस स्लाइड में मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है बैंकिंग सेक्टर। जब हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं और अगर हम किसी भी बैंक के परफॉर्मेंस को कंपेयर करने की बात करते हैं, उसको समझने की बात करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर बैंक में टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स कितना आया है, उस बैंक की शाखाएं कितनी हैं, इत्यादि। ये सब स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर बेस्ड है। उसी प्रकार बैंक की जो क्रेडिट पॉलिसीज हैं या बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बनती हैं, वो भी स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर ही आधारित होती हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में स्टैटिस्टिक्स की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री की। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर एक नई इंडस्ट्री लगाता है, तो वो सबसे पहले उस इंडस्ट्री के लिए एक लोकेशन को चूज करता है। लोकेशन को चूज करते समय वो देखता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे उसको कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी पड़ेगी, क्या उस जगह पे उसको लेबर मिलेगी, क्या रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होगी। ये सारी चीजें डेटास के ऊपर निर्भर करती हैं, जिसके ऊपर वो सारा शोध वर्क करने के बाद डिसीजन लेता है कि उसे क्या अपना प्लांट वहां लगाना चाहिए या नहीं। और जब आपका बिजनेस रनिंग मोड में आ जाता है, चलने लगता है, स्थापित हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो सारे यूनिट्स सांख्यिकी की एक ब्रांच का बहुत फायदा लेते हैं, विच इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। कंट्रोल चार्ट्स बनते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस सेल बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इन सब का आधार सांख्यिकी है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स में हम किस प्रकार सांख्यिकी के महत्व को समझेंगे। जब हम बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स की बात करते हैं, तो बिजनेस के ज्यादातर डिसीजंस उस बिजनेस के द्वारा कलेक्टेड आंकड़ों के हिसाब से लिए जाते हैं। जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है, उसी बेसिस के ऊपर हमारे डिसीजन निर्भर करते हैं। और सांख्यिकी के कई एडवांस टूल्स हमें मदद करते हैं ये जानने में कि हम फोरकास्टिंग और एस्टिमेशन यानी पूर्वानुमान कैसे लगाएं। या आप रिग्रेशन की टेक्निक में आगे जाकर पढ़ेंगे। मान लीजिए एक संस्था जानना चाहती है कि यदि मुझे 3 करोड़ का सेल्स टारगेट मीट करना है, तो मुझे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितना बजट बनाना चाहिए। ऐसे सब क्वेश्चंस का आंसर स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स देते हैं, जिसका फायदा बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स में आप लेते हैं। अब हम बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग होता है किसी भी प्रकार से किसी भी चीज को प्लान करना, ताकि आप डिजायर्ड रिजल्ट्स को अटेन कर सकें। और जो आज की एज है, जो मॉडर्न एज है, उसको कहते भी हैं दिस इज द एज ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। और प्लानिंग कमीशन के अनुसार भी हम समझ सकते हैं कि प्लानिंग फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमम यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इंडिया में जो प्लानिंग है वो भी डेटा के ऊपर आधारित है। और हमारा जो नेशनल सैंपल सर्वे है, ये 1950 में बना फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर प्लानिंग इन इंडिया। तो ये महत्व है प्लानिंग सेक्टर में सांख्यिकी का। और अब आगे बढ़ते हैं और अब हम स्टेट अफेयर्स में बात करते हैं।
कि स्टेट अफेयर्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है उसके लिए, और हमारे किसी भी राष्ट्र की नीतियों को फ्रेम करने के लिए इसका क्या महत्व है। तो जब हम स्टेट अफेयर्स पे आते हैं तो कई प्रकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, आपके पास इंडस्ट्री है, फिनेंस है। ये सारे डिपार्टमेंट्स अपने यहाँ पे एक स्टैटिस्टिकल यूनिट रखते हैं जो सारे डेटास को कलेक्ट करता है और मददगार साबित होता है सरकार के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए। तो सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज इसी के हिसाब से फ्रेम की जाती हैं। और स्टेट अफेयर्स के अधीन जब हम किसी भी देश के पॉपुलेशन को निकालते हैं, किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम को निकालते हैं, जब हम एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं, जब हम जीडीपी की बात करते हैं, ये सारी चीजें सहायक हो पाती हैं जब हम सांख्यिकी का सहारा लेते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई है, और ये सारी संस्थाएं जो हैं ये मदद करती हैं हमारे स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड सारे आंकड़ों को इकट्ठा करने में, उनको एनालाइज करने में और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में। हम आगे बढ़ते हैं और नेचुरल साइंसेस की बात करते हैं। जब हम नेचुरल साइंसेस की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स लाइक बॉटनी, सब्जेक्ट्स लाइक जूलॉजी एंड मेडिसिन। और जब हम मेडिसिन की फील्ड की बात करते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाकर अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराते हैं तो डॉक्टर कहता है जी नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है आपका 120/80। अगर हम हार्ट बीट चेक कराते हैं तो वो कहता है 72 से 100 के बीच में आनी चाहिए। इसी प्रकार जब हम अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं तो उसका भी एक रेंज होता है। तो जब हम नेचुरल साइंसेस में सांख्यिकी की उपयोगिता को समझते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, तो ये सारी चीजें सांख्यिकी के द्वारा एकत्रित आंकड़ों के ऊपर आधारित हैं, जिससे निकल के ये सारे कंक्लूजन आते हैं कि एक एवरेज व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होना चाहिए। इसी के ऊपर हम सारी की सारी अपनी मेडिसिन और हमारी जो कंसल्टेशन है वो हम निर्भर कराते हैं। तो नेचुरल साइंसेस की फील्ड में भी सांख्यिकी का बहुत अधिक महत्व है। अब आता है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस को कॉमर्स के बच्चे एज अ अदर सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो इंश्योरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस में किसी भी व्यक्ति के बीमा की दर, प्रीमियम रेट डिपेंड करता है उसकी एज पर। और जब भी प्रीमियम की रेट निर्धारित की जाती है तो आपका एजेंट एक मॉर्टेलिटी टेबल देखता है और आपको बताता है कि यदि आप इतना समय श्योर करना चाहते हैं और इतने साल की पॉलिसी लेना चाहते हैं और इस समय आपकी उम्र मान लीजिए 30 साल है तो आपका कितना प्रीमियम बनता है। तो ये सारा मॉर्टेलिटी टेबल कुछ नहीं है बल्कि ये एक स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन है जिसके द्वारा ये तैयार किया जाता है। इसी पैटर्न पर जब हम मैरीन इंश्योरेंस की बात करते हैं प्रीमियम की, या फिर हम फायर इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो उनके प्रीमियम की गणना का भी आधार सांख्यिकी है। और कहा भी जाता है that probability theory of statistics is the backbone of insurance sector। probability theory इंश्योरेंस सेक्टर की रीढ़ की हड्डी के मानिंद समझी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट केंद्र बिंदुओं के द्वारा भी इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च भी आजकल हर फील्ड में होती है, और जहां भी शोध होता है, जहां भी रिसर्च होती है, इसका मतलब वहां पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आप डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके ऊपर आप स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स लगाते हैं और फिर किसी आप इन्फ्रेंस और कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं, हम कहते हैं, मान लीजिए फार्मर को गवर्नमेंट कहती है कि आप इस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर को अगर यूज करेंगे तो गेहूं की पैदावार बढ़ेगी। तो ये जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेड है गेहूं की पैदावार के लिए या जूट की पैदावार के लिए, ये सांख्यिकी के द्वारा एकत्रित किए हुए आंकड़ों के ऊपर किए गए शोध वर्ग के कंक्लूजन के ऊपर निर्भर करता है। तो रिसर्च के फील्ड में इतना बड़ा योगदान है स्टैटिस्टिक्स का, और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का जहां पे रिसर्च के अंदर एब्सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो। जहां भी रिसर्च होगी, जिस भी फील्ड में होगी, इसका मतलब वहां स्टैटिस्टिक्स, उसकी टेक्निक्स और एप्लीकेशन का होना अवश्यम भावी है, सर्टेन है।
अब आते हैं हम सोशल साइंसेस के ऊपर। सोशल साइंसेस की जब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो सोशल साइंसेस से हम अभिप्राय निकालते हैं, एजुकेशन है, हिस्ट्री है और बाकी कई सोशल साइंसेस के इश्यूज हैं। आजकल कई सारे साइंटिस्ट जो सोशल साइंस के साइंटिस्ट हैं, वो सोशल इवल्स को कर्व करने के लिए शोध वर्क करते रहते हैं और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को भी सजेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट को भी हेल्प करते हैं कि वो पॉलिसीज फ्रेम करें। तो गवर्नमेंट इंडिया में वुमेन से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज बनाती है, वो कहीं ना कहीं इन शोध वर्कों से रिलेट होती है, क्योंकि शोध वर्क के द्वारा ये बताया गया है कि इंडिया में क्योंकि वुमेन का लिटरेसी रेट कम है, इसलिए वुमेन एम्पावर्ड नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीजें सोशल साइंसेस से रिलेटेड है। तो सोशल सर्वेस होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज बना पाती है, और इन सोशल साइंसेस के शोध वर्क के अंदर हम वेरिएबल्स के बीच में भी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करके उसको साइंटिफिकली समझ पाते हैं। और अब आते हैं पॉलिटिक्स पे, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी इंपॉर्टेंस हर फील्ड में है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। और आज की डेट में, आज का मॉडर्न एज विदाउट स्टैटिस्टिक्स इज मीनिंगलेस। कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि जहां पे भी शोध है, जहां पे भी कोई आपने कार्य करना है, वो बिना स्टैटिस्टिक्स के हो जाए। तो पॉलिटिक्स के अंदर भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। पॉलिटिक्स में दो पार्टीज होती हैं, नेमली एक होती है जो पावर में होती है, एक है जो ऑपोजिशन में होती है। ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर जो दोषारोपण करती हैं, एक दूसरे के ऊपर जो एलिगेशंस लगाती हैं, अपनी अचीवमेंट्स का जो बखान करती हैं अपने इलेक्शन कैंपेन्स में, वो वहां पे स्टैटिस्टिकल डेटा उसको यूज करती हैं। जब वो बताती हैं कि जीडीपी की रेट हमारे टेन्योर में इतने से इतने प्रतिशत बढ़ गई, हमारे टेन्योर में एम्प्लॉयमेंट रेट में इतने फीसदी वृद्धि हुई, ऐसी सारी बातें, दीज आर नथिंग, दीज ऑल न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स रिलेट्स विद स्टैटिस्टिकल डेटा। और अब इसके अंदर मैंने पॉइंट रखा है इन्वेस्टमेंट का। हम कॉमर्स के हैं और हमें मालूम है कि चाहे इंडिविजुअल स्तर हो या गवर्नमेंट का स्तर हो, इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरे लिए, मैं इंडिविजुअल हूँ, मुझे पता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है वेल्थ क्रिएशन, और जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करती हूँ तो मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रही हूँ या डिफरेंट अवेलेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज इन द मार्केट की बात कर रही हूँ। हम पैसा विनियोजित करते हैं एक अच्छी दर को प्राप्त करने के लिए। तो जब भी कोई प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर कोई भी पॉलिसी लेता है, तो वो कंपेयर करता है आंकड़ों को, डेटास को, कि उसको किस पॉलिसी में कितना रिटर्न मिल रहा है, क्या वो टैक्स फ्री है, और टैक्स को काटने के बाद उसको नेट रिटर्न कितना पड़ रहा है। तो किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, यदि मान लीजिए मैंने प्राइमरी मार्केट में कोई शेयर विनियोजित करना है या मैंने सेकेंडरी मार्केट में लेना है, तो मुझे कई सारी बातें प्रभावित करेंगी। शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है, उस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर कंपनी का रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, उस शेयर की बुक वैल्यू क्या है। ये सारी चीजें कुछ नहीं है, बल्कि सांख्यिकी से रिलेटेड वो आंकड़े हैं जो किसी भी इन्वेस्टर को कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करने में उसकी मदद करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस थी स्टैटिस्टिक्स की। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया आपको धीरे धीरे एक एक पॉइंट को पकड़ के समझाने का, और इस पर्टिकुलर स्लाइड के जरिए केवल मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि आप समझ सकते हैं जो स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को समझने का प्रयास करते हैं। इस सब्जेक्ट की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सांख्यिकी केवल क्वांटिटेटिव फिनोमेना को स्टडी करता है। जब हम फिनोमिनास की बात करते हैं तो दो प्रकार के फिनोमिनास होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव और एक होते हैं क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव फिनोमिनास होते हैं जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी या फिर एफिशिएंसी। इनको हम स्टैटिस्टिकली तब तक स्टडी नहीं कर सकते जब तक हम कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाकर इनको हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में रिड्यूस ना कर लें। तो आप आगे जाके भी पढ़ेंगे सांख्यिकी के सब्जेक्ट में कि हम जैसे ब्यूटी को रैंक देकर उसको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देते हैं, फिर हम उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगा सकते हैं। तो ये लिमिटेशन है सांख्यिकी की कि यह केवल क्वांटिटेटिव फिनोमिनास को स्टडी करता है, क्वालिटेटिव फिनोमिनास को स्टडी नहीं करता है। इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। सांख्यिकी का सब्जेक्ट बहुत टेक्निकल है,
और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा जाता है, तो सांख्यिकी का सही इस्तेमाल तभी हो सकता है जब इसे एक्सपर्ट्स इस्तेमाल करें, और वो लोग ऐसे हों जो स्किल्ड हैं, जिनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जो कॉम्पिटेंट हैं। तभी उनके द्वारा ड्रॉन जो कंक्लूजन्स होंगे वो सही प्रकार से निकलकर सामने आएंगे और यूजफुल होंगे। इसके बारे में यूल एंड केंडल ने कहा है कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर मोस्ट डेंजरस टूल्स इन द हैंड्स ऑफ इनएक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट की सलाह से, एक्सपर्ट के परामर्श से, एक्सपर्ट के ड्राइंग इन्फ्रेंसेस से ही ये सब्जेक्ट यूजफुल हो सकता है। तो यह भी इसकी एक लिमिटेशन है कि यदि हम लेमैन के द्वारा या थोड़े कम कॉम्पिटेंट लोगों के द्वारा इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो फिर सही नहीं रहेगा। अगली सीमा है सांख्यिकी की कि रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। जब हम सांख्यिकी के रिजल्ट्स की बात करते हैं तो ये ऑन एवरेज ट्रू होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एवरेज हाइट ऑफ इंडियन वुमेन इज 5 फीट, इसका मतलब हिंदुस्तान की हर औरत की हाइट 5 फुट की नहीं है। कुछ की हाइट 5 फुट से कम है और कुछ की हाइट 5 फुट से ज्यादा है। तो ऑन एवरेज ये बात सही है कि हमने सारी औरतों की हाइट ऐड की और डिवाइड कर दिया विद द नंबर ऑफ वुमेन इन इंडिया, तो वो 5 फीट की एवरेज आती है। सांख्यिकी का अगला ड्रॉबैक है कि देयर इज अ डिफिकल्टी इन कंपैरेटिव एनालिसिस। जब भी हम दो सीरीज का, दो देशों का या दो कंपनीज का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उस कंपैरिजन के अंदर डिफिकल्टी आती है, क्योंकि डेटा में होमोजीनिटी का होना, यूनिफॉर्मिटी का होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैं सोचूं कि मैं प्रोडक्शन ऑफ वीट की तुलना प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ से कर दूं, तो वीट तो क्विंटल में है, क्लॉथ मीटर में है, तो कोई होमोजिनिटी ही नहीं है दोनों डेटास में, तो वो कैसे आपस में आप उसको कंपेयर करेंगे। सिमिलरली अगर मैं दो कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम को कंपेयर कर रही हूँ और दोनों की करेंसी डिफरेंट है, तो सबसे पहले मुझे उसको होमोजीनस बनाना पड़ेगा। जब तक मैं यूनिट के अंदर होमोजिनिटी को, समरूपता को इंश्योर नहीं करूंगी, तब तक मैं डेटा को सही प्रकार से इंटरप्रेट नहीं कर सकती। तो कंपैरेटिव एनालिसिस में भी सांख्यिकी के क्षेत्र में ये भी एक बहुत बड़ी सीमा है कि डिफिकल्टी लोग फेस करते हैं। अगला पॉइंट है रिजल्ट्स माइट लीड टू मिसलीडिंग एंड फॉल्टी इंटरप्रिटेशन। कई बारी होता है कि जो टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिक है, क्योंकि वो मुश्किल है एक समझनी लेमैन के द्वारा या ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके पास सांख्यिकी की लिमिटेड नॉलेज है या कम नॉलेज है, इस करके जो रिजल्ट्स इंटरप्रेट होकर सामने आते हैं वो थोड़े से फॉल्टी होते हैं, मिसलीडिंग होते हैं और सब्जेक्ट को सीमाओं के घेरे की परिधि में बांध देते हैं। जैसे अगर आप 3 कंपनीज की एवरेज निकाल रहे हैं प्रॉफिट्स की और एवरेज सेम है, तो एक लेमैन कहेगा कि तीनों कंपनीज का जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल बराबर है क्योंकि एवरेज सेम है। लेकिन अगर एक स्टैटिस्टिशियन उन तीनों कंपनीज के डेटास को पिछले 10 सालों के कंपेयर करेगा, उन सीरीज को ध्यान से देखेगा, तो ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी में प्रॉफिट्स अपवर्ड ट्रेंड में होंगे, किसी में डाउनवर्ड ट्रेंड में होंगे और किसी में कांस्टेंट होंगे। तो एवरेज तो सेम हो सकती है, लेकिन एक स्किल्ड व्यक्ति उसकी इंटरप्रिटेशन को सही प्रकार कर पाएगा। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है कि रिजल्ट्स might lead to misleading and faulty interpretation. चलिए सीमाओं में आगे बढ़ते हैं। Statistical laws are not exact, क्योंकि जो statistical laws हैं उनको अगर हम natural sciences से compare करें तो statistical laws exact नहीं होते, they are near to approximation, ये approximation के करीब होते हैं। जैसे fundamental law है statistics का, that is called law of inertia of large numbers एंड लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ये जो लॉज है ये प्रोबेबिलिस्टिक है लॉज है, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की बट नॉट ऑफ सर्टेनिटी की, निश्चितताओं की हम बात नहीं करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज पॉसिबल। कई बारी सांख्यिकी का मिसयूज भी होता है, क्योंकि मिसयूज उस पर्पस के लिए होता है जहां पर हम इस शॉर्टकमिंग को अपने पर्पस के साथ मिला देते हैं, यानी हम डेटास को मोल्ड कर देते हैं, हम डेटास को मैनिपुलेट कर देते हैं
और हम रिजल्ट्स को उन डायरेक्शंस में घुमाने का प्रयास करते हैं जैसा हम कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे डेटास में गड़बड़ नहीं है, बल्कि डेटास को यूज करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी इंटेंशन खराब है, इस करके वो जो डेटा है वो दैट इज लायबल टू बी मिसयूज्ड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल यूनिट। ये हम पॉइंट पहले भी पढ़ चुके हैं कि एग्रीगेट से डील करता है, इंडिविजुअल बातों के साथ स्टैटिस्टिक्स डील नहीं करता है, क्योंकि सांख्यिकी एग्रीगेट से संबंध रखता है, जिसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि राम हैज सिक्योर्ड 75% मार्क्स, दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। अगर हम कहते हैं कि राम बीकॉम द्वितीय ईयर का छात्र है और बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर ये 50 बच्चों के परसेंटेज इस प्रकार है, तो ये सीरीज स्टैटिस्टिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अब हम समझते हैं that statistics does not reveal the entire story. Statistics कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को तो प्रोवाइड करता है, लेकिन सांख्यिकी की ये सीमा है कि सांख्यिकी सारी स्टोरी, सारी बात को बहुत अच्छे तरीके से नहीं बता पाता, बिकॉज द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर बेसिकली द ओपिनियन ऑफ द स्टैटिस्टिशियंस। तो यहाँ पे जो एंटायर स्टोरी है किसी भी शोध वर्ग की, किसी भी सर्वे की, वो हो सकता है कि पूर्णतः तरीके से रिवील ना हो पाए। और लास्ट पॉइंट है, डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स माइट बी स्टडीड विद रेफरेंस। तो जो रिजल्ट्स हैं उनको रेफरेंस के साथ पढ़ा जाना जरूरी है। अगर हम किसी पर्सपेक्टिव को समझना चाहते हैं तो उसे हमें किसी रेफरेंस के साथ पढ़ना होगा, अदरवाइज जो हमने स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स निकाले हैं उनके साथ हम एक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन इन लिमिटेशंस के बावजूद भी सांख्यिकी की मॉडर्न एज में कंट्रीब्यूशन, यूजफुलनेस को हम किसी भी प्रकार से नहीं नकार सकते, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट अप्लाइड इन ऑल द फील्ड्स। आइए बात करते हैं सांख्यिकी की अविश्वसनीयता पर कि व्हाट इज द डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है lack of trust and lack of faith in any subject by people, कि हमें उस सब्जेक्ट के अंदर कितना फेथ है या कितना ट्रस्ट है। और सांख्यिकी के डिस्ट्रस्ट के ऊपर बहुत सारे सांख्यिकी के विशेषज्ञों ने वक्तव्य कहे हैं, कोट्स कहे हैं, जैसे मार्क ट्वेन ने कहा कि देयर आर 3 kinds of lies, lies, damn lies and statistics। मार्क ट्वेन ने ये भी कहा, figures do not lie but liars figure, statistics are like clay of which you can make god or devil as you please। ये कोट डिज़रेली का है। और डिज़रेली जी ने ये भी कहा कि सांख्यिकी इंद्रधनुष है झूठ का, स्टैटिस्टिक्स इज अ रेनबो ऑफ लाइज। तो ये जो डिस्ट्रस्ट के बारे में कहा है विभिन्न सांख्यिकी के विशेषज्ञों ने, वो अपने आप में एक विचारणीय तथ्य की ओर इशारा करता है कि सांख्यिकी को लेकर कई सारी धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, मिसकंसेप्शंस हैं कि सांख्यिकी एक डिस्ट्रस्ट वाला सब्जेक्ट है। जैसे पेरिस बैंकर की भी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है इसको लेकर। पेरिस बैंकर कहते हैं स्टैटिस्टिक्स कैन बी कंपेयर्ड टू मिनी स्कर्ट्स बिकॉज दे आर शॉर्ट इनफ टू मेक अ थिंग इंटरेस्टिंग एंड लॉन्ग इनफ टू कवर द सब्जेक्ट मैटर। इसी प्रकार कई और कोट्स हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज एन अनबिलीवेबल साइंस। एक और कोट है, एन आउंस ऑफ ट्रुथ will produce tons of statistics। तो इस प्रकार से बहुत सारे कोट्स हैं जो सांख्यिकी की अविश्वसनीयता के ऊपर, उसके इस सब्जेक्ट में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर इशारा करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ऐसी क्या क्या सावधानियां, ऐसे क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए जिससे हमारा इस सब्जेक्ट में विश्वास बना रहे और ये सब्जेक्ट एक यूजफुल तरीके से पढ़ा जा सके। तो जब हम सावधानियों की बात करते हैं तो सबसे पहली सावधानी हमें ये समझनी होगी कि स्टैटिस्टिक्स शुड बी यूज्ड बाय स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सनल, क्योंकि सांख्यिकी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। ऐसे लोगों के हाथों में यूज होना चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो, जिन्हें सब्जेक्ट की नॉलेज हो, जो स्किल्ड हो और जिनके पास एक्सपीरियंस हो। अगला पॉइंट कहता है कि एलिमेंट ऑफ अनबायसनेस एंड इम्पार्शियल शुड बी इनकलकेटेड। ये शोधकर्ता की ओर इशारा करता है। मान लीजिए मैं शोध करता हूँ, मैं रिसर्चर हूँ, मैं कोई
सर्वे करना चाहती हूँ, मैं किसी सामाजिक बुराई के ऊपर जांच करना चाहती हूँ, तो वहां पे जो शोध करता है उसका निष्पक्ष रवैया भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है सावधानी के तौर पर, क्योंकि जब शोधकर्ता अनबायस्ड होगा, इम्पार्शियल होगा, तभी वो प्रॉपर तरीके से शोध कर पाएगा और शोध के जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो यूजफुल होंगे सोसाइटी के लिए। और उसके बाद आता है एनालिटिकल स्टडी ऑफ डेटा इज इम्पॉर्टेंट टू गिव रिलायबल रिजल्ट्स। हम किसी भी डेटा के ऊपर, किसी भी न्यूमेरिकल फिगर्स के ऊपर जो हमारे पास अवेलेबल हैं या जो हमने क्वेश्चन के माध्यम से कलेक्ट भी किए हैं, हम स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स तो लगा सकते हैं। हम एवरेज लगा सकते हैं, डिस्पर्जन ले सकते हैं, हम उसकी स्क्यूनेस चेक कर सकते हैं, हम उसमें नॉर्मेलिटी देख सकते हैं, डैश 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 बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें उस डेटा की एनालिटिकल स्टडी को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और ये जो एनालिटिकल स्टडी है ये भी तभी इम्पोर्टेंट हो सकती है अगर उस डेटा को एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड लोगों के हाथों में इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइए इम्पोर्टेंस को पढ़ने के बाद, डिस्ट्रस्ट को पढ़ने के बाद और लिमिटेशंस को पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष तक पहुंचे कि सांख्यिकी एक परिचय, स्टैटिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन का अंत में क्या कंक्लूजन निकलकर सामने आता है। तो यहाँ पे मैंने किंग की डेफिनेशन लिखी है, दैट द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द मोस्ट यूजफुल सर्वेंट बट ओनली ऑफ ग्रेट वैल्यू टू दोज हु अंडरस्टैंड इट्स प्रॉपर यूज। तो ये अपने आप में समअप करती है, अपने आप में सारांश की ओर लेकर जाती है ये बात कि सांख्यिकी जो है वो एक बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, आपके हाथों में एक बहुत यूजफुल टूल है, क्योंकि सांख्यिकी की एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसके अंदर बहुत सारे टेक्निक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन ये तभी यूजफुल हो सकती है यदि ऐसे लोगों के हाथों में इस्तेमाल होनी चाहिए जो स्किल्ड हो और सब्जेक्ट की नॉलेज को रखते हो और इसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और यूज कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये सेकेंड मॉड्यूल यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको स्टैटिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू।